Assalamualaikum everyone and welcome to the channel Life with Osama. Today we're going to review another presentation और आज की presentation का topic intellectual disability disorder है. So let's get right into it. First of all, I'll tell you that what is intellectual disability disorder. Basically ये characterize किया जाता है आपके below average intelligence या IQ के साथ आपके जो basic necessary skills होते हैं daily life के लिए अगर वो आपके बिलो एवरेज है किसी इंडिविजुअल के या उसका आईक्यू जो है वो बिलो एवरेज है तो हम कहते हैं कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है. उसके जो डेली लाइफ स्टाइल के जो स्किल्स जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं, मोटर स्किल्स हो सकते हैं, सोशल स्किल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हो सकते हैं, आईक्यू हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं जो कि एक ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए नॉर्मली चाहिए होते हैं किसी भी सोसाइटी में, अगर वो बिलो एवरेज हैं किसी के तो हम उसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कंसिडर करते हैं. प्रीवियसली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो लोग थे उनके लिए मेंटल रिटार्डेशन को भी यूज़ किया जाता था. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो प्रीवियस नेम था वो मेंटल रिटार्डेशन था, बट ड्यू टू एथिकल टर्म्स और उनकी इस रीज़न की वजह से इसको चेंज कर दिया गया था. ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें हमारे पास माइल्ड भी होती है और प्रोफाउंड भी होती है. और मोस्टली जो केसेस होते हैं वो हमारे पास माइल्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं वो माइल्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. एंड वन थिंग मोर कि मेल्स में ये जो होता है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम डायग्नोज कर सकते हैं मेल्स में रादर देन फीमेल्स. मूविंग ऑन, इसके जो लिमिटिंग एरियाज हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के वो दो तरह के होते हैं जिनकी बेसिस पे डायग्नोज किया जाता है कि कोई मेंटली जो है वो बिलो एवरेज है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या नहीं. अगर इन दो लिमिटिंग एरियाज में कोई भी ऐसा स्कोर आता है जो बिलो एवरेज है तो हम कह सकते हैं कि वो बंदा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑल्सो नोन एज आईक्यू. अगर किसी का आईक्यू जो वो बिलो एवरेज फॉल करता है, जितना भी एवरेज आईक्यू स्कोर किया जाता है, अगर उससे नीचे किसी का आईक्यू है तो हम कहते हैं कि उसको हम इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कह सकते हैं. इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी आईक्यू से रिलेटेड आपकी एबिलिटीज़ या आपके स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के जितने भी आपके पास स्किल्स हैं कोई भी जो बंदा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकता या वो स्लो होता है उनमें. और इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के वो आपके एकेडमिक साइकिल के स्टार्ट होने के बाद शो होना शुरू होते हैं. बिकॉज जब एक बच्चा जो है अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है तो उसको ये सारे स्किल्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं और तब पता चलता है कि अगर वो इन स्किल्स में स्लो है या वो नहीं कर पा रहा है इस तरह के कोई काम, तो फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो शो होना शुरू होते हैं. सेकेंड हमारे पास अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं. अडेप्टिव बिहेवियर्स की 2-3 डोमेन्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास प्रैक्टिकल भी है और सोशल भी है. सोशल में तो बेसिकली हमारे जो डे टू डे इंटरेक्शंस होते हैं आसपास के लोगों के साथ, आपकी सोशल स्किल्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो ये सब नहीं कर पाते नॉर्मली. ठीक है, वो इसमें स्लो होते हैं या उनको प्रॉब्लम होती है सोशली इंटरेक्ट करने में. ठीक है, तो अगर उनकी सोशल स्किल्स वीक हैं तो भी उनके अडेप्टिव बिहेवियर्स को हम बिलो एवरेज कंसिडर करेंगे. और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली हमारे पास स्किल्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल मनी मेकिंग डिसीजंस आ गए या हमारे पास इंडिपेंडेंट जो डिसीजंस होते हैं, फॉर इंस्टेंस अपने काम खुद करना या जॉब करना, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, अगर कोई बंदा वो नॉर्मली नहीं कर पाता या उसको वो काम करने के लिए किसी की हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बिलो एवरेज कंसिडर करते हैं. ठीक है, बिकॉज लाइफ लॉन्ग कोई भी बंदा अपने केयर टेकर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप मेच्योर होते हैं तो आपको इंडिपेंडेंटली ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते तो फिर हम कहते हैं कि वो अडेप्टिव बिहेवियर्स में बिलो एवरेज हैं. तो ये दो लिमिटिंग एरियाज हैं. अगर हम आईक्यू की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि बिलो एवरेज आईक्यू कंसिडर किया जाता है. तो इसके स्केल्स क्या हैं? आपका जो एवरेज आईक्यू स्केल होता है ना वो 100 है. उसमें से मेजॉरिटी जो लोग स्कोर करते हैं वो 85
या उससे अबव होता है। लेकिन अगर हमने किसी को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कंसिडर करना है तो उसका आईक्यू स्कोर हमारे पास 70 to 75 आएगा या इससे कम आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो माइल्ड के अंदर, माइल्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 85% जो पॉपुलेशन है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की वो माइल्ड केसेस की होती है। हम अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड डिसऑर्डर को कैटेगरीज में डिवाइड करें ना तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और नॉन सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये होता है कि हमारे पास आईडी डिसऑर्डर के साथ साथ और भी जो हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एपिलेप्सी हो गई, या हमारे पास ADHD का डिसऑर्डर आ जाता है। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हमारे पास मेंटल स्टेट्स के साथ रिलेट करते हैं ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, मतलब इस तरह के सेरेब्रल पैलिसी या एपिलेप्सी वो को एग्जिस्ट करते हैं आईडी के साथ, तो हम उसको सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और नॉन सिंड्रोमिक की अगर हम बात करें तो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ आईडी डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उसके साथ कोई और डिसऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कॉजेज, किस किस कॉज की वजह से आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मेजॉरिटी जो आपके पास मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो या तो जेनेटिक कंडीशंस की वजह से होते हैं या फिर किसी इलनेस या इंजरी की वजह से होते हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर को कंसिडर करें तो हमारे पास इसके कुछ कॉजेज दिए हुए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक कंडीशंस, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में कॉमन होता है। अगर आपके एंसेस्टर्स में, आपके पेरेंट्स में पहले कोई मेंटल डिसऑर्डर रह चुका है तो हाई चांसेस हैं कि आपके ऑफस्प्रिंग में भी वो डिसऑर्डर हो सकता है, उसके रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, जो 9 मंथ्स होते हैं, दोज आर द डेवलपमेंटल मंथ्स ऑफ अ फीटस और ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर उस टाइम पीरियड में कोई भी इस तरह का मिसहैप हो जाए या कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से फीटल डेवलपमेंट के ऊपर कोई असर पड़ जाए या उसका मेंटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, तो भी हमारे पास चांसेस होते हैं कि कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है ऑफस्प्रिंग में। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एक्सेसिव टाइम। अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन या कोई और लाइक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के। उसके बाद हम अगर बात करते हैं आफ्टर बर्थ, तो इलनेस और इंजरी। अगर कोई इस तरह की इलनेस, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपके ब्रेन को कोई नुकसान पहुंचता है या आपको कोई ऐसी कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से भी इसके चांसेस हाई हो जाते हैं। एंड लास्टली अननोन कॉजेज। मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके कॉजेज स्पेसिफिकली नोन नहीं होते, तो इसमें भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका हमें कोई ख़ास कॉज नहीं पता होता, लेकिन फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स में ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस ऑफ आईडी, साइंस ऑफ आईडी में हमारे पास डिफरेंट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि पीछे हमारे पास जो लिमिटिंग एरियाज हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेट करती हैं कि किस तरह के साइंस हो सकते हैं किसी भी बच्चे के अंदर, हमें पता लगे कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कोई साइंस या कोई सिम्टम्स शो हो तो फिर आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्रॉलिंग और वॉकिंग लेट, आपकी जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल चलना शुरू करना या बोलना लेट स्टार्ट करना, या जो आपकी एवरेज टाइम पे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं वो उस एवरेज टाइम पे ना होना, उससे लेट स्टार्ट होना, तो ये जो सारे साइंस होते हैं ये आपके पास इंडिकेट करते हैं कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, आपके एक्शंस और आपके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बिलो एवरेज होते हैं। आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करते हैं छोटी छोटी सी बात पे, तो उनकी जो थिंकिंग होती है बेसिकली दैट इज़ rather different than what is considered average or normal। तो इस तरह के जितने भी साइंस होते हैं वो अगर किसी बच्चे में प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी इंडिकेशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कि प्रोफाउंड या सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो इसमें क्या-क्या कॉजेज़ हमारे पास क्या-क्या साइंस शो होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्टली केसेस माइल्ड में फॉल करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिवियर की, तो उसमें हमारे पास इस तरह के सिम्पटम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बच्चे को फॉर एग्जांपल ऑटिज़म या एंग्जायटी जो को एग्जिस्ट करते हैं। मोटर स्किल्स इम्पेयरमेंट, उसको वो चल ना सके या फिर अपनी जो भी मोटर मूवमेंट्स है वो प्रॉपर्ली ना कर सके। विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर सीजर्स। इस तरह के जो कॉजेज़ या सिम्पटम्स हैं वो सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में शो होते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एज सच ज़रूरी नहीं है कि प्रिवेंट किया जा सके किसी मेंटल डिसऑर्डर को, बट अगर पॉसिबली हम बात करते हैं कुछ प्रिवेंशंस की, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ तो इस तरह की जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल या कैफीन रिलेटेड सब्सटेंसेस जो मतलब बहुत हार्मफुल कंसिडर किए जाते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको विटामिन्स या पिल्स या जो भी आपके पास सप्लीमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब करती है, वो लेने चाहिए टाइमली। अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। आपको अगर कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन कुछ इस तरह का है, तो यू शुड गेट वैक्सीनेटेड। प्रॉपर्ली हाइजीन का और डाइट का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज़ जो ये स्टेज होती है वो डेवलपमेंटल स्टेज होती है, तो इस स्टेज पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके ऑफस्प्रिंग में आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के रिस्क को हाई कर सकती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जो है वो यही कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके इंसेस्टर्स में से किसी के अंदर इस तरह कोई डिसऑर्डर रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि वो आपके ऑफस्प्रिंग में भी आ सकता है। तो ये जो प्रिवेंशन है, ये बिफोर कंसीविंग कंसिडर की जाती है। अगर बिफोर कंसीविंग अ चाइल्ड, अगर पेरेंट्स अपने जेनेटिक टेस्ट कंप्लीट करवा लें, तो फिर पता लग सकता है कि अगर इस तरह का कोई जीन प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल में, तो इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स टेस्ट। टेस्ट जो है वो मोर देन हम इसको प्रिवेंशन से ज़्यादा असेसमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज टेस्ट जो है हमें सिर्फ बताता है कि अगर ऐसा कोई इशू है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए होते हैं, तो अगर उसमें कोई इंडिकेशन इस तरह की आती है, तो वो सिर्फ हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं टेस्ट। हम इस तरह के किसी भी कॉम्प्लिकेशन को उसके बाद प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो वी कैन कंसिडर दिस इन असेसमेंट रादर देन प्रिवेंशन। मूविंग ऑन टुवर्ड्स असेसमेंट। असेसमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई साइंस या सिम्टम्स शो हो रहे हैं किसी मेंटल डिसऑर्डर के, तो कोई मेडिकल प्रोफेशनल क्या स्टेप्स लेगा डायग्नोज करने के लिए कि वाकई वो डिसऑर्डर है या नहीं। इसको हम असेसमेंट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल अबनॉर्मैलिटीज़। फिजिकल अबनॉर्मैलिटीज़ में हमारे पास जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है चाइल्ड के अंदर शो होती है, तो आप मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि डायग्नोसिस हो सके। उस डायग्नोसिस के लिए वो ब्लड टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, यूरिन टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, इमेजिंग टेस्टिंग की जाती है आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर ईईजी कंसिडर की जाती है। उसके बाद डेवलपमेंटल डिलेज का मतलब है कि जो एवरेज या नॉर्मल टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल a child is expected to start talking within a certain time or start walking within a certain time, like almost about when he or she is about to get 1 year old, तो वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर नॉर्मल टाइम से ज़्यादा लेट हो जाता है, इसमें कोई डेवलपमेंटल डिले आपके पास शो होता है, तो हम किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं, और फिर वो आगे फर्दर टेस्टिंग करता है कि ये नॉर्मल है विदाउट एनी रीज़न है, या फिर अगर कोई नॉर्मल रीज़न नहीं आता, तो फिर वो आगे फॉर्मल टेस्टिंग के लिए रेफर करता है ताकि पता चल सके कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। आफ्टर दैट फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम क्या करते हैं कि क्योंकि जो चाइल्ड होता है, जो टॉडलर होता है, लाइक ही और शी इज़ हार्डली 3 to 4 years ओल्ड, ओके, तो वो खुद नहीं बता सकता अपने साइंस या सिम्टम्स, या वो क्या फील कर रहा है, या वो क्या किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। ही और शी कैन नॉट एक्सप्लेन टू द मेडिकल प्रोफेशनल। तो उसके अलावा फिर पेरेंट्स के साथ इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, बिकॉज दे आर द वन ऑब्जर्विंग द चाइल्ड, राइट।
तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन, मेडिकल प्रोफेशनल खुद उस बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसके बिहेवियर को, उसके आईक्यू को, या उसके अलावा टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है, चाइल्ड से डिफरेंट टेस्ट्स लिए जाते हैं ताकि उसकी आईक्यू या अडेप्टिव बिहेवियर्स का जो स्कोर है वो कैलकुलेट किया जा सके कि वो एवरेज है या बिलो एवरेज है। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोसिस के स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? अगर वो क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो फिर हम किसी भी इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड क्लासिफाई करते हैं फाइनली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की डिफेक्ट्स। ठीक है, जो हमने पहले लिमिटिंग एरियाज पढ़े थे ना, आईक्यू और अडेप्टिव, ये दो एरियाज कंप्लीट होने चाहिए। ये दो एरियाज जो हैं वो कंप्लीट आपके पास सिम्टम्स होने चाहिए, तो फिर कंसिडर किया जाता है कोई इंडिविजुअल क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। तो आईक्यू में क्या क्या आ जाती है? आपके पास डिफिकल्टी इन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगर इनमें से इन सारी एक्टिविटीज़ में कोई इंडिविजुअल बिलो एवरेज है और वो नहीं कर पाता प्रॉपरली एंड ही और शी नीड्स हेल्प ऑफ समबडी एल्स, या वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है आफ्टर द कंसिडर्ड नॉर्मल टाइम पीरियड, तो फिर ये फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास अडेप्टिव फंक्शनिंग की इम्पेयरमेंट है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन डिलेड है, सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम है, पर्सनल इंडिपेंडेंसी नहीं है किसी के अंदर, ठीक है, होम या कम्युनिटी सेटिंग्स के से रिलेटेड, या स्कूल या वर्क फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल नहीं है। तो बेसिकली एक केयर टेकर की ज़रूरत है फॉर ऑल टाइम्स। बेशक वो बंदा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर गया, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, ही इज़ एन एडल्ट, तो फिर भी वो ये सब काम किसी की हेल्प के बगैर नहीं कर सकता, तो हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाता है। और ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ये सारे जो सिम्टम्स हमने भी कंसिडर किए हैं, दो क्राइटेरिया, ये सारे 18 ईयर्स से पहले पहले आपके पास कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, 18 ईयर्स से पहले अगर ये सारे सिम्टम्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे पास कंप्लीट होता है और हम फाइनली किसी इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड क्लासिफाई करते हैं ऑफिशियली। ओके, देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। अब मेंटल डिसऑर्डर्स को कम्प्लीटली तो क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है थ्रू डिफरेंट थेरेपीज। तो अगर हम आईडी डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें हमारे पास क्योंकि सोशल स्किल्स आपके पास लैकिंग होते हैं, या आपके मोटर स्किल्स लैकिंग होते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लैकिंग होती है, तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, बार बार ये काम करने पड़ते हैं, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू गेट विद इट। तो डिफरेंट थेरेपीज हमारे पास, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है, स्पीच थेरेपी और फिजिकल थेरेपी। ठीक है, इनमें आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन इंप्रूव करवाई जाती है डिफरेंट सेशंस के थ्रू, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करवाई जाती है। फिजिकल थेरेपी में आपके पास आपकी मोबिलिटी इंप्रूव करवाई जाती है, सेंसरी इंटीग्रेशन करवाई जाती है, डिफरेंट टेक्सचर्स एंड डिफरेंट procedures which are needed to improve your motor skills, ये कंसिडर किए जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपके पास पर्पसफुल या मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ या आपकी सेल्फ केयर, आपके सोशल स्किल्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है रिपीटेडली, सो दैट वन कैन गेट बेटर विद इट। तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंसिडर किए जा सकते हैं। With that, the presentation comes to an end, and I really hope that it was useful for anyone who's listening. And I'd like to end this video right here now. Thank you so much.